तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज़ और आज डेट 18 दिसंबर 2025। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। न्यूज़ आई है बेसिकली बैंकिंग से रिलेटेड और बैंकिंग में भी मैं स्पेसिफिक हूँ तो रीजनल रूरल बैंक आरआरबी इसके बारे में दोस्तों एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। आप सबसे पहले न्यूज़ पढ़ें। फाइनेंस मिनिस्ट्री आस्क 3 आरआरबीज टू गिव आईबीओ ब्लूप्रिंट बाय मार्च एंड। बेसिकली दोस्तों जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है हमारा वित्त मंत्रालय है, उसने 3 जो रीजनल रूरल बैंक है, 3 क्या है रीजनल रूरल बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इनको कहा है कि आप क्या करो आईपीओ लेके आओ और आईपीओ का ब्लूप्रिंट हमको दो मार्च 2026 तक। इट मीन्स ये 3 जो आरआरबी है उनमें गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है कि इनका आईपीओ लेके आए। दोस्तों ये चीज़ सुनने में बहुत छोटी बात लग रही है, लेकिन ये दोस्तों बहुत बहुत बड़ी है। आईपीओ लाने का मतलब है दोस्तों एक तरह से इन बैंकों में निजी निवेश को बढ़ावा देना या निजीकरण को बढ़ावा देना। इसलिए दोस्तों यूनियन इसका विरोध कर रही है। आप सबसे पहले न्यूज़ देखिए। न्यूज़ बेसिकली ये है जो आप सबने जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में एक डिपार्टमेंट होता है, जो सब बैंकों का कंट्रोल करता है। उसका नाम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय मामलों का, वित्तीय सेवाओं का विभाग, डीएफएस। किसके अंडर में आता है ये? अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंडल के अंडर में आता है। तो दोस्तों इसने क्या किया? ये आस्क्ड 3 आरआरबी, 3 आरआरबी को क्या करो? सबमिट करो अपना देयर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों ये डीएफएस ने कहा है कि 3 क्षेत्र ग्रामीण बैंक को कहा है कि आप अपना अपना जो आईपीओ लाने का प्लान है ना वो हमको वो क्या करो मार्च 2026 तक अपने अपने स्पॉन्सर्ड बैंक के साथ शेयर करो। कुल मिला के बात दोस्तों न्यूज़ इतनी सी है। वित्त मंत्रालय के अंडर में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। उसने 3 रीजनल जो रूरल बैंक है उनको कहा है कि आप जो अपना आईपीओ ला रहे हो, उसका प्लान अपने अपना स्पॉन्सर्ड बैंक के साथ शेयर करो। कब तक? मार्च 2026 तक। इट मीन्स आप जल्दी से जल्दी आईपीओ लेके आओ। ठीक है बात यहाँ तक? ये हम जानेंगे आगे आईपीओ क्या होता है, आरआरबी के बारे में थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो ये 3 आरआरबीज कौन से? ये 3 आरआरबी दोस्तों आरबीआई ने या गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिए। सबसे पहले हरियाणा ग्रामीण बैंक, केरला ग्रामीण बैंक और तमिलनाडु ग्रामा बैंक। तमिलनाडु दोस्तों ग्रामीण बैंक नहीं, तमिलनाडु ग्रामा बैंक। हरियाणा ग्रामीण बैंक, केरला ग्रामीण बैंक, तमिलनाडु ग्रामा बैंक। ये 3 जो आरआरबी हैं, इनको दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि भाई क्या करो, आप अपना अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर लो। कब तक? मार्च 2026 तक। तो दोस्तों अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले तो आरआरबी क्या है, कब इनकी स्थापना की गई थी, इनको बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था और अब दोस्तों गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है और यूनियन इसका विरोध क्यों कर रही है। दोनों चीजों के बारे में जानेंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। गवर्नमेंट अगर इनको क्या कर रही है, आईपीओ ला रही है तो कुछ सोच के ला रही होगी, तो उसके बारे में जानेंगे। यूनियंस, जो यूनियन है आरआरबी की, वो इसका अपोज कर रही है, उसके बारे में भी जानेंगे क्यों अपोज कर रही है। ये सबके बारे में दोस्तों आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपने, मैं बार बार कह रहा हूँ, आरआरबी। आरआरबी फुल फॉर्म होती है दोस्तों रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्या? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दोस्तों, रीजनल रूरल बैंक। अब इस चीज से दो बातें स्पष्ट होती है। तो नाम में दो चीज स्पष्ट होती है। एक तो कहाँ काम करेगा है, तो जाहिर सी बात है रूरल इंडिया में काम करेगा, ग्रामीण भारत में काम करेगा। दूसरा, ये रीजनल स्तर पे होगा, ये कोई नेशनल लेवल पे नहीं होगा दोस्तों, ना कोई स्टेट लेवल पे होगा। ये जब आरआरबी बनाए थे तो मुश्किल से 2 जिले, 3 जिले, 4 जिलों में एक आरआरबी होता था। जैसे मैं हमारी तरफ मुझे याद है, कोटा के आस-पास हाड़ौती के क्षेत्र में 4 जिलों में हाड़ौती क्षेत्र ग्रामीण बैंक होता था। मारवाड़ के साइड में, राजस्थान के वेस्टर्न राजस्थान में मरुद्रा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता था। हर जगह दोस्तों अलग-अलग होता था। तो एक राज्य में कई सारे आरआरबी होते थे। जनरली ये रीजनल होते थे, 3, 4, 5 जिलों में ही होते थे और रूरल क्षेत्र में ये कैटरिंग करते थे। इनकी ब्रांचेज़ ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में होती थी, बिल्कुल दूरस्थ क्षेत्र, जहाँ कोई भी सरकारी बैंक, नेशनलाइज़्ड बैंक वगैरह नहीं थे, ऐसे जगह पे दोस्तों इनकी ब्रांचेज़ हुआ करती थी। तो ये आरआरबी के दोस्तों स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी भारत में। भारत में फर्स्ट टाइम जो आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी और इसके लिए एक एक्ट लेके आए थे पार्लियामेंट में, आरआरबी एक्ट 1976। अभी कंफ्यूज मत होना दोस्तों, एक्ट बाद में आया, पहले स्थापना की नहीं। पहले दोस्तों ऑर्डिनेंस आया था, फिर बाद में उस ऑर्डिनेंस को क्या किया, पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया, तो एक्ट बाद में बन गया और उसको स्थापना पहले होगी। तो ये दोस्तों आरआरबी एक्ट 1976 के तहत जो आरआरबी की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी और इसको एक रिकमेंडेशन थी, एक ग्रुप था, नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप। एक दोस्तों एम नरसिम्हन जी थे, नाम सुना होगा, नरसिम्हन तो बहुत फेमस नाम है बैंकिंग सेक्टर में। तो इनकी अध्यक्षता में एक वर्किंग ग्रुप बना हुआ था। इसने रिकमेंड किया था कि ग्रामीण क्षेत्र में आप फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के क्या कर रहे हो? तो इसके लिए दोस्तों आरआरबी की स्थापना करो, ऐसा इनका एक रिकमेंडेशन थी। इसी रिकमेंडेशन को पालना करने के लिए दोस्तों इनकी स्थापना आरआरबी की गई थी। अब कोई भी बैंक की स्थापना होती है, भाई आरआरबी कुछ भी हो, है तो बैंक ही, रीजनल रूरल बैंक है, छोटे लेवल पे है ग्रामीण क्षेत्र में। तो जब भी कोई बैंक की स्थापना होगी तो शुरुआत में कुछ पैसा चाहिए, क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। भाई मैं थोड़े कि
पहले दिन ही मैंने बैंक खोल दिया, डिपॉजिट आ जाएगी, लोन दे दूंगा, नहीं, शुरुआत में कुछ पैसा लगाना पड़ेगा। तो पैसा किसने लगाया? तो दोस्तों जब आरआरबी की स्थापना हुई तो इसमें जो शुरुआत में कैपिटल लगाए, इसमें 50% तो भारत सरकार ने लगाए, 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाई, 35% प्रोमोटर बैंक ने लगाई। कोई अब प्रोमोटर बैंक का कंसेप्ट, भाई देखो ये आरआरबी क्या है ना, ये छोटे-छोटे बैंक थे, 3 जिलों की, 4 जिलों की, तो ये अपने आप सर्वाइव नहीं कर सकते थे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इनको क्या किया, इनका एक-एक प्रोमोटर बैंक बना दिया, जो नेशनलाइज्ड बैंक होगा, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो। तो दोस्तों इन जो आरआरबी के अंदर एक प्रमोटर बैंक होता है, जो उसको प्रमोट करता है, मतलब उसके नाम से ज़्यादातर ये काम करते हैं, वो इनको सपोर्ट करता है। तो एक 35% दोस्तों प्रोमोटर बैंक ने लगाया, वो चाहे एसबीआई हो, चाहे पीएनबी हो, 15% स्टेट्स को ने लगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को भी क्या किया, इन आरआरबी की स्थापना में पार्टनर बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर थी। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो आरआरबी क्यों बनाया? तो आरआरबी आपने सबने देखा होगा, मैंने बैंकिंग कई बार पढ़ाया। जो आज़ादी के टाइम दोस्तों जो बैंकिंग थी, वो ज़्यादातर बड़े-बड़े शहरों में थी, मुंबई, कोलकाता। अब बड़े-बड़े शहरों में बड़े-बड़े उद्योगपति के लिए, टाटा टाइप के लोग, टाटा हो गए, बिरला हो गए, ऐसे बड़े-बड़े लोगों को कैटर करते थे। छोटे कस्बों में, छोटे ग्रामीण में, गरीब व्यक्ति में, मज़दूर में, किसानों के लिए तो इनके पास कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो इसके बाद आज़ादी के बाद हमने कई कदम उठाए कि हम बैंकिंग को क्या करें, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र तक, गरीब लोगों तक पहुँचा सके। इसी को क्या कहते हैं हम, फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, वित्तीय समावेशन कहते हैं। इसमें कई सारे कदम उठाए, जैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। वो इसलिए किया गया कि प्राइवेट बैंक गरीब आदमी के लिए काम नहीं कर रहे, तो सरकारी बैंक क्या होंगे, गरीब आदमी के लिए काम करेंगे। तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में, स्पेशली जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए ही दोस्तों ये आरआरबी की स्थापना की गई थी। इसके बाद हम चलते हैं, अब चलता रहा ये। इसकी स्थापना दोस्तों 1975 में हो गई थी। समय के साथ चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, लेकिन समय के साथ दोस्तों इसमें कई सारी कमियां पाई गई। कमियां क्या, बेसिकली जो ये जो लोन देते थे वो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे गरीब तबके के लोग नहीं देते थे। तो इनका जो लोन डूबने का था रेशियो बहुत ज्यादा था। जिसको एनपी कहते हैं, आप सबने नाम सुना होगा, बैंकिंग में एनपी बहुत कॉमन वर्ड है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा बैंक जो लोन देता है कुछ पैसा खा जाते हैं, हमारे टाइप के लोग होते हैं, मतलब जैसे होते हैं, तो जो पैसा खा जाता है उसको कहते हैं एनपीए, सीधी सी भाषा में। दोस्तों इन जो आरआरबी का समय के साथ क्या हुआ, आरआरबी का जो एनपीए है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये एक तरह से क्या हो गया, लॉस मेकिंग एंटिटी बन गई। क्या हो गया, लॉस मेकिंग एंटिटी बन गई। ज्यादातर आरआरबी क्या करने, लॉस में चलने लगे। इनके पास खुद की कैपिटल बहुत कम घट गई। अब कैपिटल में 3 मालिक थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, और क्या कहते हैं, प्रमोटर या स्पॉन्सर्ड बैंक। अब ये तीनों पैसा लगाने से बच रहे थे। स्टेट गवर्नमेंट के पास वैसे पैसा नहीं है, प्रमोटर बैंक की कोई इंटरेस्ट नहीं था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बची थी। तो ऐसे स्थिति में इनके न तो पास, इनके पास न तो नई कैपिटल, न इनके पास प्रॉफिट हो रहा। तो ऐसी स्थिति में करे क्या? तो बहुत सारे आरआरबी में दोस्तों बिल्कुल दिवालिया होने की स्थिति आ गई थी। ऐसे में आरबीआई या गवर्नमेंट ने कदम उठाए कि इनको वापस से मजबूत किया जाए। तो कुछ रिफॉर्म किए गए, रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट। तो 2 मेजर रिफॉर्म किए गए दोस्तों। गवर्नमेंट ने 2 मेजर सुधार इन आरआरबी में किए गए। सबसे पहले तो था कि ये छोटे-छोटे बहुत हैं। 3 जिले, 4 जिले में ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे। बड़े-बड़े बैंक के सामने एसबीआई है, आईसीआई है, एचडीएफसी है, इनसे टक्कर कैसे ले पाएँगे? 3 जिले के, 4 जिले के बैंक। तो मर्जर करके क्या करो, बड़ा बनाओ। तो मर्जर ऑफ आरआरबी। कई सारे 80 के भी ऊपर एक ज़माने में दोस्तों आरआरबी हुआ करते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 2005 से इन रीजनल रूरल बैंक का मर्जर स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट स्टार्टेड मर्जर फ्रॉम 2005, और फाइनली 1 मई, दोस्तों 1 मई का बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1 मई 2025। आपने सबने पढ़ा होगा। इस दिन से दोस्तों जो 43 के आसपास दोस्तों आरआरबी थे उसको मर्ज करके कितना कर दिया, 28 आरआरबी कर दिया। तो एक नया कंसेप्ट लेके आए, वन स्टेट वन आरआरबी। मतलब इंडिया में क्या होगा, एक स्टेट में एक ही आरआरबी होगा, और उनका नाम भी बदल दिया। स्टेट के नाम से चालू होगा, राजस्थान ग्रामीण बैंक, हरियाणा ग्रामीण बैंक। ये जब हम पढ़ा तो दोस्तों क्या हुआ, अब जो आरआरबी है, एक राज्य में एक ही आरआरबी बचा, और उसका नाम भी क्या होगा, उसके स्टेट के नाम से स्टार्ट होगा। तो फ्रॉम 1 मई 2025 गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट वन स्टेट वन आरआरबी। 8% 28 आरआरबी इंडिया में है। तो ऐसा मर्ज करते गए और इनको बढ़ाते गए। तो एक कदम तो ये उठाया। दूसरा कदम था, ये बड़े होंगे तो ये क्या करेंगे, दूसरे कंपटीशन का सामना कर पाएंगे। लेकिन जो एक और प्रॉब्लम थी वो थी इनके पास कैपिटल। इनके पास खुद की कैपिटल नहीं थी दोस्तों। डिपॉजिट लिया, लोन दिया, लेकिन खुद का भी पैसा होना चाहिए। आप जानते हो कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो खुद का कैपिटल बहुत जरूरी है। जब तक खुद का कैपिटल ज्यादा नहीं होगा तब तक वो कोई चीज, वो एंटिटी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। कैपिटल इनके पास था नहीं, गवर्नमेंट इनको बची थी, तो एक ही विकल्प था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दो। तो यही सेकंड कदम था। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, उसके लिए क्या करो, इनको आईपीओ आईपीओ लॉन्च करो, लिस्टिंग इन शेयर मार्केट। क्या इसको कहेंगे, अलाउइंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन आरआरबी। आरआरबी में क्या करो, निजी निवेश को बढ़ावा दो। भाई ठीक था, ये 3 चीजें तो थी सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और प्रमोटर बैंक, ये 3 तो पैसा लगा देते। लेकिन अब इनकी क्षमता लिमिटेड है। अब नई कैपिटल चाहिए तो क्या करो, शेयर मार्केट में जाओ, आईपीओ लेके आओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर बाजार में बेचती है तो उसको दोस्तों आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। तो एक तरह से क्या करो, आप शेयर लेके आओ, नए शेयर जारी करो, और शेयर मार्केट में जाओ और वहां से कैपिटल इकट्ठा करके लाओ। ये दोस्तों ये प्लान था
गवर्नमेंट का। अब इसके लिए दोस्तों ये कोई नई बात नहीं, इसकी तैयारी गवर्नमेंट पहले से कर रही थी। सबसे पहले तो देखो आरआरबी एक्ट 1976 क्या कहता था कि भाई इसमें 100% मालिक कौन होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और क्या होगा? प्रमोटर बैंक। लेकिन जैसे निजी निवेश होगा, शेयर मार्केट में जाएगा, नए शेयर जारी होंगे तो इनकी शेयर होल्डिंग घटेगी घटेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आरआरबी एक्ट 1976 को अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो 2015 में दोस्तों इन 2015 गवर्नमेंट अमेंडेड आरआरबी एक्ट 1976। बेसिकली पार्लियामेंट ने क्या किया? जो आरआरबी एक्ट 1976 था उसमें क्या किया? अमेंडमेंट किया 2015 में। क्या किया गया? सबसे पहले तो क्या किया कि जो निजी निवेशक है ना वो भी इसमें निवेश कर सकते हैं। आरआरबीज आर अलाउड टू राइज कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर्स अदर देन गवर्नमेंट एंड प्रमोटर बैंक। गवर्नमेंट और प्रमोटर बैंक को छोड़ के अन्य निवेशकों से भी क्या कर सकेंगे? आरआरबी जो कैपिटल राइज कर सकेंगे। अब तक नहीं था, 100% गवर्नमेंट ही मालिक थी, लेकिन अब इसको अलाउड कर दिया एक्ट के अमेंडमेंट के माध्यम से। लेकिन ये भी कहा दोस्तों, जो कंबाइंड शेयर होल्डिंग ऑफ सेंटर, स्टेट एंड प्रमोटर बैंक विल नॉट फॉल बिलो 51%। ये भी कहा गया साथ में दोस्तों कि ठीक है नए शेयर तो जारी करेंगे, नए निवेशक आएंगे, लेकिन जो भारत सरकार है, राज्य सरकार है और प्रमोटर बैंक, इन तीनों की शेयर होल्डिंग 51% से कम नहीं जानी चाहिए। मतलब मालिकाना हक ये रहेगा। इट मीन गवर्नमेंट ये अभी नहीं चाह रही कि प्राइवेटाइजिंग किया जाए इनको। 51% का क्या मतलब है? भाई तीनों चीजें सरकारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकारी है, स्टेट गवर्नमेंट सरकारी है, प्रमोटर बैंक भी गवर्नमेंट का। तो तीनों को मिला के जब 51% होल्डिंग होगी तो उस कंपनी में मालिक कौन होगा? वो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ही होगी। तो अभी गवर्नमेंट का ये मंशा है कि भाई हम 49% क्या करें? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अलाउड कर दें। गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भाई हम 49% क्या करें? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अलाउड कर दें और 51% कौन रखे? तो 51% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही रखे, सेंट्रल स्टेट और ये प्रमोटर बैंक रखे। इट मीन अभी भी गवर्नमेंट यही चाहती है कि इनका जो पब्लिक सेक्टर का जो कैरेक्टर है उसको बनाए रखें। तो दोस्तों ये था आरआरबी एक्ट पूरा, इसके बारे में 1976 जो उसमें अमेंडमेंट किया था 2015 में। तो 2015 का जो अमेंडमेंट है गवर्नमेंट को पावर देता है कि क्या करो, जो आरआरबी है अपना आईपीओ लाके नया इन्वेस्टमेंट ले सके, शेयर मार्केट में जा सके। लेकिन शेयर होल्डिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 49% अलाउड है, 51% तो गवर्नमेंट अपने पास ही रखेगी। अब दोस्तों लेटेस्ट न्यूज क्या है वो मैंने बता दिया। 3 आरआरबी गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया, विल सबमिट आईपीओ प्रपोजल अप टू मार्च 26। ये 3 जो आइडेंटिफाई आरआरबी है ये अपने अपने आईपीओ प्रपोजल कल लेके आएंगे मार्च 2026 तक, ताकि इनको क्या करें जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिल सके। अब बात यह है कि यूनियन क्यों इसका विरोध कर रही है? बेसिकली जो यूनियन है द ऑल इंडिया, नाम पढ़ना याद रखना, द ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन, AIRRBEA, इसको नाम पढ़ो दोस्तों, द ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन, AIRRBEA। बेसिकली जो आरआरबी है इन सबके बैंक के जो कर्मचारी है उसकी क्या यूनियन है दोस्तों। इसने यूनियन ने दोस्तों इसका अपोज किया है और काफी बड़े मात्रा में दोस्तों इसका ये विरोध प्रदर्शन कर दिए। केरला वगैरह में तो वोट ज्यादा हो रहा है, तो इसका क्यों कर रही है? इसके कई सारे रीजन है, रीजन हम देखेंगे। सबसे पहले तो 2 रीजन है दोस्तों, इरोजन ऑफ रूरल मैंडेट। भाई अभी आरआरबी का क्या कैरेक्टर है? आरआरबी का कैरेक्टर है कि रूरल क्षेत्र में काम करते हैं और ज्यादातर क्या करते हैं? आम आदमी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, खुद के बेनिफिट के लिए काम नहीं करते दोस्तों। गवर्नमेंट कभी लाभ के लिए काम नहीं करती, गवर्नमेंट गरीब जनता के लिए भलाई के लिए काम करती है। तो अब आरबी आईपीओ आने से क्या होगा? आईपीओ आने से क्या होगा? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, निजी निवेश आएगा। और निजी व्यक्ति किस लिए काम करता है? लाभ के लिए काम करता है। तो जो इनका सोशल कैरेक्टर है ना वो बदल जाएगा, ये क्या हो जाएंगे? कमर्शियलाइज हो जाएंगे दोस्तों। आईपीओ विल कमर्शियलाइज आरआरबी। जो आरआरबी का है ना अभी करेक्टर है 100% गवर्नमेंट होल्डिंग की वजह से, वो एक सोशल वेलफेयर का है। लेकिन दोस्तों प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने से, जो आईपीओ आने से क्या हो जाएगा? इनका जो बेसिकली कमर्शियलाइज हो जाएंगे। अब कमर्शियल व्यक्ति क्या करता है? लाभ के लिए काम करता है। मूविंग देम फ्रॉम इंक्लूसिव रूरल डेवलपमेंट टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर। अब जो निजी निवेशक निवेश कर रहे हैं वो कोई दान पुण्य का काम नहीं कर रहे, वो लाभ के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर निजी निवेशक का इतना 49% शेयर होल्डिंग हो जाएगी तो वो क्या करेंगे? वो लाभ के लिए काम करेंगे, लाभ के लिए काम करेंगे। जो वर्तमान में रूरल डेवलपमेंट का इसका उद्देश्य है वो खो जाएगा और एक कमर्शियल एंटिटी बन जाएगी। ये सबसे बड़ा लॉजिक है दोस्तों इसके पीछे। तो इरोजन ऑफ रूरल मैंडेट। सेकंड है बैकडोर प्राइवेटाइजेशन। भाई अभी तो 100% मालिक कौन है? गवर्नमेंट ही एक तरह से। लेकिन दोस्तों अगर 49% हम प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर देंगे, प्राइवेट शेयर होल्डिंग कर देंगे, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 51% होता तो क्या हो जाएगा? प्राइवेट हो ही जाएगा। तो 2% का अंतर है। तो गवर्नमेंट इस बार से क्या कर रही है? बैकडोर से प्राइवेटाइजेशन का प्रयास कर दी। आज ये आईपीओ ला रहा है और कल ये क्या होगा? प्राइवेटाइजेशन होगा। यूनियन फेयर डायल्यूटिंग गवर्नमेंट स्टॉक अप टू 49%। भाई 49% तक डायल्यूट हो जाएगा गवर्नमेंट का शेयर, केवल 51% हो जाएगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों? जो प्राइवेट सेक्टर है उसके पास 49% है, तो भी बहुत मेजोरिटी पावर है, उसकी भी काफी चलती है। किसी कंपनी में जिसके पास 49% शेयर होल्डिंग होती है उसको बड़ी पावर होती है दोस्तों, कई सारे डिसीजन में उसकी फुल चलती है। अलाउज प्राइवेट शेयर होल्डर्स टू गेन कंट्रोल अल्टरिंग द बैंक्स कोर पब्लिक सेक्टर करेक्टर। देखिए क्या होगा? जो 49% शेयर होल्डिंग होने से इनको एक मेजर कंट्रोल मिलेगा। इससे दोस्तों क्या होगा? इनका जो
पब्लिक सेक्टर जो करेक्टर है उसको डाउन होने की संभावना है, भविष्य में प्राइवेटाइजेशन भी हो सकता है। ये 2 मेजर रीजन है, इसलिए यूनियन दोस्तों इसका विरोध कर रही है। इसके बाद अब बेनिफिट्स ऑफ आईपीओ, बेनिफिट गवर्नमेंट क्यों लेके आ रही है भाई, यूनियन अपोज कर रही, गवर्नमेंट क्यों ला रही है? सबसे बड़ी बात है भाई, पैसा चाहिए। ये आरआरबी की स्थिति खराब है, इनका एनपीए बहुत ज्यादा है, इनका जो सीआरआर होता है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट, वो बहुत कम है, वो बहुत कम है। तो ऐसे स्थिति में इसको फ्रेश कैपिटल चाहिए अगर इनको सर्वाइव करना पड़े, नहीं तो ये दोस्तों दिवालिया भी हो सकते हैं, दिवालिया भी हो सकते हैं। फ्रेश कैपिटल चाहिए तो फ्रेश कैपिटल कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट लगा नहीं सकती, गवर्नमेंट की एक लिमिट होती है, स्टेट गवर्नमेंट तो बिल्कुल लगा नहीं सकती। तो क्या करो, फिर प्राइवेट इन्वेस्टर को ढूंढो, ये प्राइवेट इन्वेस्टर आएंगे तो क्या होगा, नई कैपिटल आएगी, नई कैपिटल आएगी तो आरआरबी में नया जोश आएगा दोस्तों, और जोश आएगा तो और ज्यादा अच्छा काम करेगा। साथ में दोस्तों कोई भी संस्था का अगर आईपीओ आता है, आईपीओ आता है, इट मीन्स वो पब्लिक होगी। अब पब्लिक होगी तो उसको शेयर मार्केट में कई सारी सूचना करनी पड़ती है, टाइम टू टाइम उसको ऑडिट कराना पड़ता है, सब चीजें उसको दोस्तों पब्लिक में करनी पड़ती है, तो इससे ट्रांसपेरेंसी बनती है। तो मोर ट्रांसपेरेंसी रूरल क्रेडिट क्या होगा, जो ग्रामीण क्रेडिट क्षेत्र में है वो ट्रांसपेरेंसी आएगी। आप सब लोग जानते हो जो कंपनी आईपीओ, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, जिनका आईपीओ आ चुका, उन सबको टाइम टू टाइम हर चीज की सूचना शेयर मार्केट को देनी पड़ती है, सेबी को देनी पड़ती है, तो वहां पर दोस्तों ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती है। साथ में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार होगा। भाई अभी क्या होगा, अभी तो जैसे भी सरकारी बाबूशाही चल रही है, लेकिन जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा तो उनका और इंटरेस्ट बढ़ेगा, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो उससे क्या करेंगे, गवर्नेंस में सुधार लेकर आएंगे। तो ये दोस्तों पूरा मैटर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।